लोगों को इस चीज के ऊपर भरोसा है कि इस नेगोशिएटिंग प्रोसेस को आगे चलता हुआ देखना चाहिए, लेकिन उम्मीद किसी को नहीं है कि आगे तक पहुंच पाएगा। ये सारी ड्रामेबाजी है, बातें ये जोशो जलाल ये दिखाते हैं बैक एंड के ऊपर, ये दोनों एक ही हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका के अंदर जो अमेरिका फर्स्ट वोटर्स हैं या जो इजराइल के खिलाफ सेंटिमेंट है, उसको वोट बैंक के तौर पे मिड टर्म इलेक्शन में यूज किया जाए। ट्रैफिक तो अभी भी आपको जाता हुआ नजर आ रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। तो ये माइंस कहाँ हैं, इनको कहाँ बिछाया गया है, इस वक्त भी ईरानियंस का नहीं पता कि ईरानियंस जाएंगे या नहीं जाएंगे। जरूर टेक्निकल टॉक्स जो है वो शुरू करेंगे। $24 बिलियन का लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो ईरान के पास अभी आ जाएगा। तेल जो है वो मुख्तलिफ ममालिक के लिए बिकने की डिमांड इसकी आई थी और इसको बेचा जा रहा है। अगर पाकिस्तान की तरफ से ऑफर आती है तेल खरीदने की, तो उसके ऊपर बिल्कुल जो है वो कम प्राइस के ऊपर तेल जो है वो दे देना चाहिए। जिन जिन ममालिक की तेल का मसला है वो इन्हीं 60 दिनों के अंदर अपना तेल ऑर्डर करेंगे और मंगवा भी लेंगे। बेसिस के ऊपर जो डिफेंस सिस्टम लगाए हुए थे वो आपके लिए थोड़ी लगाए हुए थे, वो तो इसराइल के लिए लगाए हुए थे। तो अब तो इनको समझ में आ जाना चाहिए अरब ममालिक को कि अमेरिका जो है उसका अपने बेसिस रखना अपने मुल्क में ये लाइबिलिटी है, ये एसेट तो नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, मुआहिदा हो चुका और इस मुआहिदे के नतीजे के अंदर सूरत हाल ये है कि ईरान के अंदर हालात मामूल पर आ चुके हैं और हालात जो पहले भी मामूल पे थे अब मज़ीद मामूल के ऊपर हैं। लेकिन रूबा गमज़न बेहतरी की तरफ मईशत किस हद तक है, मुआशी तौर पर इशारे क्या दिखाई दे रहे हैं, ईरान के अंदर अवामी जो इज्तिमात हो रहे थे उनका मुस्तकबिल क्या है, खामनाई साहब का जनाजा कब होगा, लबनान के महाज के ऊपर ईरान का मौक़िफ़ किस हद तक सख्त होता चला जा रहा है और इस ज़मन के अंदर मुज़ाकराती राउंड अगला कब तक होने का इम्कान है, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया माहिर बैनुल अक़वामी उमूर तेहरान से जॉन हुसैन ने। जॉन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जॉन, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस मुआहिदे के ऊपर मुज्तबा खामनाई साहब का जो बयान आया था उसके बाद ईरानी अवाम जो है वो क्या राय रखती है और इस ज़मन के अंदर क्या इजहार होता दिखाई दे रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया यासिर मुझे बुलाने के लिए। देखें, मुश्तबा खामनाई साहब की जो राय है उन्होंने बताया कि वो उनकी राय मुख्तलिफ थी, हम्म। लेकिन प्रेसिडेंट पेजेश्कियान और गालिबाफ साहब और अरागची साहब ने जब उनको अश्योरेंसेस दी कि कोई भी रेड लाइन जो है वो नहीं क्रॉस करवाने देंगे अमेरिका को और उसके ऊपर जो है वो रद्द अमल होगा, जवाबी कार्रवाइयां होंगी, तो उसके प्रॉमिस के बुनियाद पे उन्होंने अप्रूवल दे दी थी। तो उनकी अप्रूवल के साथ हो रही है डील। और ईरानी अवाम ज़ाहिर है स्केप्टिक थी, पहले से उनको नहीं पता था आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई का इसमें वो रजामंद है या नहीं है, लेकिन जब बयान आया तो इसमें ये जरूर पता चला कि उनकी राय मुख्तलिफ थी, लेकिन उनकी इजाजत है। तो लोगों को इस वक्त इस चीज के ऊपर भरोसा है कि इस नेगोशिएटिंग प्रोसेस को आगे चलता हुआ देखना चाहिए जब तक वो देख सकें, लेकिन उम्मीद किसी को नहीं है कि आगे तक पहुंच पाएगा। लेकिन बहरहाल वो कहते हैं कि जी ठीक है, लेट्स लेट इट मूव फॉरवर्ड एंड अगर तो जिस तरीके से एश्योरेंसेज मिल जाती हैं, रेड लाइंस अभी भी आपको पता है लबनान के अंदर जो भी हो रहा है, तो उसके अंदर अगर आगे चीज चली जाती है तो जाहिर है बेहतरी नजर आएगी, वरना ये डील ईरानियों को ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है कि आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। तो सब यही सोच रहे हैं कि क्योंकि आयतुल्लाह मुश्तबा खामनेई ने परमिशन दे दी है तो इसको जो है लोग भी राजी हैं उसके साथ साथ, लेकिन ज्यादा ना सेलिब्रेशन हो रही है, ना जहाँ यहाँ पे जो है वो कोई ऐसा डिसेंट है, क्योंकि बहरहाल कॉशन रखना पड़ रहा है, अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। अच्छा जॉन, आप क्या समझते हैं बेंजामिन नेतन्याहू के जो बयानात हैं और फिर डोनाल्ड ट्रंप के जो बयानात हैं और बिलखुसूस जेडी वेंस जो हैं वो बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में बातें कर रहे हैं, तो ये गुड कॉप बैड कॉप है या फिर कोई दराड़ है जो बाकायदा तौर पे इस वक्त वजूद के अंदर आ चुकी? जी, यहाँ से लोगों की मेमोरी बहुत मेरे ख्याल में शॉर्ट टर्म है और लोग नहीं समझते इस बात को। पहले भी ये ड्रामेबाजी, ये सारी ड्रामेबाजी है, पहले भी ये ड्रामेबाजी हम देख चुके हैं। 1990 में बिल क्लिंटन जब मिला था नेतन्याहू से, तो मीटिंग के बाद उसने बाकायदा जो है वो गाली गाली दी थी नेतन्याहू को और बोला कि ये समझता क्या है अपने आप को, इसको क्या पता सुपर पावर कौन है। हम्म। उसके बाद बिल क्लिंटन ने कितने पैसे दिए उनको? $26 बिलियन दिए। फिर ओबामा के दौर में नेतन्याहू ने ओबामा को बाईपास करके कांग्रेस के अंदर वो पर्चा लेके खड़ा हो गया कि जी ईरान ऐसा ईरान वैसा, और जाहिर है ओबामा ने भी उसकी बुराई की, लेकिन पैसे कितने दिए? $38 बिलियन। उसके बाद जो बाइडेन के टाइम पे 2023 में जब जब भी हुआ था ये सारा मामला, तो 2024 में जो बाइडेन ने बाकायदा वही अल्फाज यूज किए नेतन्याहू के बारे में जो डोनाल्ड ट्रंप का रिपोर्टेड होता है कि उसने अल्फाज यूज किए। कितने पैसे दिए? $30 अरब दिए। तो ये सारी कहानियां हैं। यूएसएस लिबर्टी एक अमेरिका की आपको याद होगा कश्ती थी जिसको इसराइल ने बाकायदा
1970s के दौर में डुबो दिया था, उसके ऊपर स्ट्राइक करके इतने सेलर्स 100 से ज्यादा जो यूएस के आर्मी के लोग थे, नेवी के लोग थे, उनको जो है वो वहां पे मार दिया था समंदर के अंदर। यूएस ने कुछ भी नहीं बोला। जोनाथन पॉलार्ड जो कि इजरायली स्पाई था, सीआईए के अंदर काम कर रहा था, उसको प्रेसिडेंशियल पार्डन देके उसको जहाज में बिठा के इसराइल छोड़ के आए हैं। तो ये बातें, ये जोशो जलाल ये दिखाते हैं बैक एंड के ऊपर, ये दोनों एक ही हैं। 2027 के अंदर इनका जो एक्ट है वो आगे आ रहा है, जिसके अंदर इनकी जो मिलिट्रीज है, उसका जो बैकग्राउंड है, उसकी जो टेक्नोलॉजी है, वो सारी फ्यूज होने वाली है एक साथ। तो ये कहानी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका के अंदर जो अमेरिका फर्स्ट वोटर्स हैं, या जो इजराइल के खिलाफ सेंटिमेंट है, उसको वोट बैंक के तौर पे मिड टर्म इलेक्शंस में यूज किया जाए। और जेडी वैंस अपने फ्यूचर पॉलिटिकल कैपिटल के लिए, और रिपब्लिकन पार्टी फ्यूचर पॉलिटिकल कैपिटल के लिए, जेडी वैंस और उसको ट्रंप को कह रही है कि जी आप जो है ना इनके बारे में थोड़ी बहुत बुराई कर दें। होना होना कुछ भी नहीं है, आगे जाके आप देखेंगे बुराई करके ये इलेक्शन जीतेंगे और बाद में बोलेंगे जी अमेरिका और इजराइल जो है वो बेस्ट फ्रेंड है, नेतन्याहू बुरा था और ट्रंप बुरा था। होना कुछ भी नहीं है, सब ड्रामेबाजी है। अच्छा, ये बताइए कि वो जो इज्तिमात होते थे, रात गए सब बाहर सड़कों के ऊपर मौजूद होते थे 3-3 4-4 बजे तक, क्या अब वो रिवायत खत्म हो गई या वो अभी जारी हो सारी? वो और ज्यादा बढ़ गई यासिर साहब, मैं आपको वीडियो भेजूंगा। कल जो रश था बाहर, और अयतुल्लाह मुस्तफा खामनेई का जब बयान आया तो उसके बाद आमादेम आमादेम रहबर की नारे लग रहे थे। पूरी मतलब आप देखेंगे क्राउड के अंदर नारे लग रहे थे। और ज्यादा ये निगोशिएशंस का जो मरहला है सेकंड, ये जो निगोशिएशंस अभी चल रही हैं, ये और मुश्किल टाइम है। इस मुश्किल टाइम में पता है कि बाहर से तो कुछ नहीं करेगा अमेरिका या इसराइल, लेकिन अंदर से बहरहाल कोई भी शरारत करने की कोशिश कर सकते हैं। अंदर से बहरहाल किसी भी तरीके की आगे पीछे होने की चीजें का जो है वो हो सकता है कि ऐसा नजर आए। तो इसलिए अवाम और ज्यादा इस चीज में और ज्यादा बाहर जो है वो निकली हुई है सपोर्ट के लिए, ताकि कोई भी ऐसा बहाना ना मिले किसी को कि ईरानियंस फॉर एग्जांपल डिवाइडेड हैं, या फॉर एग्जांपल ईरानियंस जो है वो अभी तक सोच के बैठ गए हैं कि अमेरिका के ऊपर हमें भरोसा करना चाहिए। तो इसलिए आई थिंक ये चलता रहेगा जब तक मामला परमानेंटली हल नहीं होते, तब तक अवाम बाहर रहेगी। अभी भी अवाम बाहर ही है। अच्छा मुश्तबा, खामनाई साहब मंजर आम पे कब तक आएंगे? क्योंकि पहले तो खदशात के बायस मंजर आम पे नहीं आ रहे थे, उससे पहले तबीयत के बायस नहीं थे, तो अब की बार क्या मरकज़ी सतह के ऊपर किसी इज्तिमा की सूरत में मंजर आम पे आना है, या फिर मुआहदे की हतमी शक्ल इख्तियार होने के बाद मंजर आम पे आना है? देखिए, इस पे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि यहाँ पे इसराइल का कितना नेटवर्क या कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी है। हम्म। जब तक ये मुशख्खस नहीं हो जाता, या जब तक ये डिटरमिन नहीं हो जाता कि जो नफूजी है वो, या जो यहाँ पे जो स्पाइज हैं वो यहाँ पे पूरी तरीके से उनका नेटवर्क डिसमेंटल नहीं हो गया, तब तक मुझे नहीं लगता कि आयतुल्लाह मुस्तफा खामनेई को ये लोग खुद बाहर लेके आएंगे। ऑल्दो उनकी खुद की ख्वाहिश शायद हो कि उनको बाहर आना है, लेकिन आयतुल्लाह अली खामनेई के साथ जो हुआ, उनकी शहादत जिस तरीके से हुई, तो ईरानी मेरे ख्याल में केयरफुल है इस चीज के ऊपर। और इस चीज में वो देख रहे हैं कि सिक्योरिटी इशू कहीं से भी लीकेज या लूप होल जो है वो नहीं होना चाहिए। और सेवरल सेवरल इंटरमीडिएटरीज हैं बीच में। जब कोई पैगाम पहुंचाना होता है तो ऑफिशियल्स कहते हैं कि सेवरल इंटरमीडिएटरीज हैं बीच में, जिनके थ्रू ये पैगाम पहुंचाया जाता है। और किसी को मुलाकात करनी होती है तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि कोई मुलाकात कर सके। पिज़ेशकियान साहब बहरहाल मिल चुके हैं, और कुछ लोग, कुछ सीनियर ऑफिशियल्स बहुत ज्यादा जो सीनियर है वो मिल चुके हैं, वो भी बहुत मुश्किल से मुलाकातें हुई हैं। तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स बहुत ज्यादा हैं, और वो इसीलिए हैं ताकि ऐसा वाकया दोबारा कभी भी हिस्ट्री में पेश ना आए, और ये जो हुआ आयतुल्लाह अली खामनेई के साथ वो दोबारा ना हो। अच्छा, 60 दिनों का ये दायरा कार है। 60 दिनों के इस दायरा कार में आबनाए हरमुज़ का खुलना, अमरीकी बहरी नाकाबंदी का ख़त्म होना, इसकी इब्तदा तो हो चुकी, लेकिन वो बारूदी सुरंगों वाला जो मंजरनामा था, हैं भी या नहीं हैं भी तो क्या फ्लोटिंग वाली हैं या फिर सतह ज़मीन से बंधी हुई हैं, उसका अभी तक अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका। तो क्या ये समझा जाए कि बारूदी सुरंगें नहीं हैं, या फिर ये समझा जाए कि तमाम ईरान ने हटा दी हैं, या फिर ये देखना होगा कि आने वाले दिनों के अंदर मुख्तलिफ ममालिक की जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो उसे हटा रही होंगी? बारूदी सुरंगों का जहां तक बात रहती है, देखिए मुझे तो अभी तक कोई ऐसा वाकया मैंने इनकाउंटर किया हो, ऐसा कोई माइन जिसके थ्रू जो है वो कोई किसी कश्ती के ऊपर आग लग गई हो, तो मुझे तो ये चीज नजर नहीं आई। लेकिन बहरहाल ऐसा हो सकता है कि कुछ जगहों पे माइंस हों, या कुछ जगहों पे माइंस लगे हुए हों, और लोगों ने सोशल मीडिया पे पिक्चर्स डाली है फॉर एग्जांपल के ओमान के समंदर में एक माइन नजर आई है फ्लोटिंग। तो बिल्कुल हो सकता है कि माइंस हों और हटाने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन आई डोंट थिंक माइंस जो है वो लार्ज स्केल है, क्योंकि ट्रैफिक तो बहरहाल अभी भी आप अगर देखें यहाँ से खोल के तो ट्रैफिक तो अभी भी आपको जाता हुआ नजर आ रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से।
तो ये माइंस कहाँ हैं, इनको कहाँ बिछाया गया है, ये कहाँ पे पड़ी हुई हैं, आई डोंट नो अबाउट दिस, किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि बहरहाल ट्रैफिक तो फ्लो हो रही है ना साथ ही साथ। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। माइन का कुछ हतमी तौर पे कुछ कह नहीं सकते, लेकिन नेवल ब्लॉकेड पहले हटा, उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब खुलना शुरू हुआ है। वो भी प्री लेवल वॉर्स की जो है वो उस पे अभी नहीं आया, और वो आहिस्ता आहिस्ता आएगा जिस तरीके से मुआहिदा आगे बढ़ेगा, और हो सकता है दोबारा बंद भी हो जाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यू नेवर नो। क्योंकि लेबनान के अंदर वाकया जो है वो बहुत अभी आज सुबह आप देखें कि अटैक्स हुए, कल 100 हमले हुए लेबनान के अंदर, नाप्ती के अंदर आज 4 स्ट्राइक्स की इसराइल ने, 16 लोग आज शहीद हुए हैं। तो आपको मतलब देखना पड़ेगा कि ये इशू आगे किस तरीके से जाएगा, और मुज़ाकरात एग्जैक्टली कब स्टार्ट होंगे। अच्छा, कहा ये जा रहा है कि जेरेड कुशनर जो है वो इस वक्त स्विट्जरलैंड के अंदर मौजूद हैं, कोई ईरानी डेलीगेशन वहाँ जा सकता है, लबनान के महाज के ऊपर बात हो सकती है, क्या ये हकायक के ऊपर बात दिखाई देती है या फिर मफरूजात हैं जिनके ऊपर इस वक्त चहमगोइयाँ हो रही हैं? देखिए, मेरी जो बात हुई थी ऑफिशियल से, मैंने 2 दिन पहले ट्वीट भी लगाया था इसके ऊपर, जब लोग कह रहे थे कि स्विट्जरलैंड जा रही है ईरानी टीम, मैंने उस पर उस वक्त लगाया था कि अभी भी कंसिडरेशन चल रही है, हो सकता है कि कुछ दिनों बाद जाएं, कोई चीज मुशख्खस नहीं है कि वो कब जाएंगे एग्जैक्टली, क्योंकि लेबनान का मामला जो है वो बीच में अटका हुआ है। ये रूमर्स हैं मेरे ख्याल में कि ईरानी जा रहे हैं, अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं आई, मैंने फॉरेन मिनिस्ट्री से भी पता करने की कोशिश की, कोई कंफर्मेशन किसी भी चीज की नहीं मिल सकी, और ईरानी वफ्द मेरे ख्याल में इम्कान ज्यादा यही है कि इस वक्त नहीं जाएगा, हो सकता है कि बाद में 1-2 दिन और सूरत हाल अगर बदलती है तो वो शायद वहां पे जाएं। जेरेड कुशनर वहां पे मौजूद हैं, स्टीव विटकॉफ की रिपोर्ट है कि वो आ रहे हैं, और कतर के प्राइम मिनिस्टर भी कहा जा रहा है कि वहां पे हैं, वो बैरक रेविड ने रिपोर्ट दी है। बट ईरानियंस का इस वक्त नहीं, इस वक्त भी ईरानियंस का नहीं पता कि ईरानियंस जाएंगे या नहीं जाएंगे। जरूर टेक्निकल टॉक्स जो है वो शुरू करेंगे, लेकिन सीनियर लेवल ऑफिशियल्स को अगर जाना है तो, और अगर नेगोशिएशन को स्टार्ट होना है तो इसके अंदर बहुत जरूरी है कि लेबनान का मसला जो है वो हल हो, तब तक हमें कोई टेक्निकल टॉक्स भी होती हुई नजर नहीं आएंगी। अच्छा, पैसों के हवाले से इतलात क्या हैं? जो डॉलर्स की बातें हैं या 300 बिलियन डॉलर्स का एक मुआशी पैकेज होने की बातें हैं, क्या हम ये देख सकते हैं कि अगले एक आध हफ्ते के अंदर कोई ना कोई ऐसी खबर आए कि कोई पैसा ट्रांसफ़र किया गया ईरान को, या किसी पैसे तक रसाई दी गई ईरान को कि वो बैनुल अक़वामी सतह पे अपनी कोई ख़रीदारी कर सके? जी बिल्कुल, आपको आज खबर आ जाएगी रात तक मेरे ख्याल में कि ईरान जो है उसके पास एक्सेस आ चुका है, और फंड से वो खरीदारी करना शुरू हो चुका है। मेरे ख्याल में आपको खबर आ जानी चाहिए, जहां तक मुझे पता चल सका है, जहां तक मैं अपनी सोर्सेज से पता करवा सका हूँ, ईरान के पास फंड्स जो है वो एक्सेस होना शुरू हो गए हैं, और उसका लेटर ऑफ क्रेडिट जो है, लेटर ऑफ क्रेडिट बना के दिया हुआ है, और वो लेटर ऑफ क्रेडिट है सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान के नाम पे, और उसके अंदर जो $24 बिलियन हैं वो ईरान के पास एक्सेसिबल हैं। बाकी फ्रोजन एसेट्स का मुझे नहीं चौबीस पता, बट इस चीज की आप मैंने 12 की काफी, बजाय, आप जॉन 12 की बजाय 24 बिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं। जी जी, मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ, मुझे जो बताया गया, अब हो सकता है गलत हो सकता है अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सही बंदे को, लेकिन मुझे जिससे बात हुई है उन्होंने यही कहा है कि $24 बिलियन का लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो ईरान के पास अभी आ जाएगा, खबरों खबरों में आ जाएगा कि ईरान के पास एक्सेस हो चुका है उन फंड्स का, मतलब वो खरीदारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा, अगर आता है तो ठीक है, वरना सोर्स मेरी गलत कह रही होगी, हु नोज। अच्छा, तो मजमूई तौर पे वो जो 300 बिलियन डॉलर्स के मुआशी पैकेज की बात है, उसके लिए मिडल ईस्ट के ममालिक में क्या इकदाम होते दिखाई दे रहे हैं? रिकंस्ट्रक्शन फंड के लिए पहले से खबर आई थी, मेरे ख्याल में स्प्रेड अराउंड कर रही थी, और ईरानी सोर्सेज ने बताया था कि $150 बिलियन जो है वो ऑलरेडी प्लेज करवा दिए गए हैं वहां से। हाउएवर आई डोंट, मतलब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली किस सोर्स से आया, लेकिन मैंने ऐसा सुनने में आया है कि $150 बिलियन वहां से जो है वो प्लेज हो रहे हैं, या अभी तक कंट्रीब्यूशन जो है वो डिसाइडेड हो गई है। देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बैकग्राउंड में चल रही थी यासिर, और पहले से आपको याद होगा कि कंडीशंस थी कि अनफ्रीजिंग ऑफ एसेट जो है वो होनी जरूरी है टॉक्स के स्टार्ट होने से पहले, और लेबनान का मामला जो है वो हल होना जरूरी है टॉक से पहले। तो आई थिंक इन दोनों चीजों की तस्दीक बहुत जल्द आई थिंक आ जानी चाहिए मीडिया के ऊपर, क्योंकि फ्रोजन एसेट्स के ऊपर जहां तक मेरी मालूमात है, काफी सारे फंड्स ऐसे हैं जो इनको रिसीव हुए हैं, जो मेरी मालूमात के मुताबिक हुए हैं। आपने कहा कि ईरान हेलो। तेल बेचना शुरू हो चुका है, तो तेल किन किन ममालिक को बेचा जा रहा है और ईरान ने अपनी कैपेसिटी को किस हद तक एनहेंस किया है एक्सपोर्ट की मद में? देखिए, ईरान इस वक्त $1.5 बिलियन तक का तेल उन्होंने अभी कल तक बेचा था। मुझे नहीं पता करंट स्टेटिस्टिक्स क्या हैं, लेकिन कहा यही जा रहा था, अल मीज़ान को इंटरव्यू देते हुए ऑयल मिनिस्ट्री ने यही कहा था कि 170 मिलियन बैरल्स का जो सप्लाई है वो डिसाइडेड हो चुका है, वो बेचने के लिए डिसाइडेड हो चुका है। अब उसके अंदर बायर्स कौन कौन है? प्रिडोमिनेटली चाइना है, जहां तक मैं सुन चुका हूँ।
बाकी ममालिक का मुझे नहीं पता कि कौन से ममालिक हैं, लेकिन ये तेल जो है वो मुख्तलिफ ममालिक के लिए बिकने की डिमांड इसकी आई थी और इसको बेचा जा रहा है। कैपेसिटी की जहां तक बात रहती है, देखें, कहा जाता है कि खार्क के ऊपर जो है वो लोडिंग नहीं हो रही थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खार्क के ऊपर लोडिंग उस वक्त भी चल रही थी जब जंग चल रही थी, हम्म। और उस वक्त भी चल रही थी जब नेवल ब्लॉकेट चल रहा था। जस्ट जो टर्मिनल है, जस्ट के ऊपर भी लोडिंग और ऑफलोडिंग चल रही थी तेल की, और इनकी जो स्टोरेज फैसिलिटीज है, ना सिर्फ वो भर चुकी थी, कहा जा रहा था कि भर चुकी हैं, बल्कि काफी स्पेस उनके अंदर अभी तक मौजूद था। और टैंकर्स जो इनके फ्लोटिंग टैंकर्स हैं उसके अंदर भी ये तेल स्टोर करना शुरू हो गए थे, क्योंकि बहरहाल जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो किसी हद तक पूरी हो रही थी ईरान की, ये बात सच है। तो टैंकर्स जो है उनके उसके अंदर भी फिलिंग कर रहे थे। आगे की कैपेसिटी किस हद तक इन्होंने फाल की है, कहा यह जा रहा था कि वो जो वेल्स थी, जिन वेल्स का कहा जा रहा था, वेस्टर्न मीडिया की तरफ से जो बोला जा रहा था कि फॉर एग्जांपल ऑयल वेल बंद हो गई है या कुछ हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसकी प्रोडक्शन को स्लो जरूर किया गया था, लेकिन उसको बंद नहीं किया गया था। और बहुत सारे पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स और बहुत सारी चीजों की तरफ ऑयल रिसोर्सेज को डाइवर्ट किया जा रहा था, जहां पे सप्लाई का इशू आ रहा था। तो अब उस मामले को, जो स्टोर्ड ऑयल था, उसको रिलीज भी करने करने का आई थिंक सिलसिला जो है वो और तेजी से जारी और सारी हो गया है। और ऑयल बेचने का जो है वो सिलसिला ऑलरेडी चल रहा था। आपको पता है कि जंग के बाद अब मुल्क ऐसे बैठे तो नहीं रहेंगे, वो तो अपनी ऑयल स्टोरेज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सबको पता है कि इस जंग के अंदर हमें कुछ नहीं पता, कल को दोबारा जंग हो सकती है। तो सारे हम्म। ममालिक की डिमांड इस वक्त बहुत ज्यादा हाई है, अच्छा, और इस वजह से आपने ईरान का आपने तेल जो है वो फ्लोटिंग बहुत टैंकर्स ज्यादा। की बात की। उन फ्लोटिंग टैंकर्स में से तो ऑयल बहुत से शैडो फ्लीट्स के अंदर भी मुंतकिल होके नेवल ब्लॉकेड को तोड़ के जो है दूसरे ममालिक की तरफ गया। लेकिन इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में क्या फ्लोटिंग टैंकर्स में ऑयल है, या वो तमाम शैडो फ्लीट्स के जरिए भेजा जा चुका? और अगर है तो उसके बेचने के हवाले से खरीदार कौन कौन से हैं? मुझे इस बारे में खबर नहीं है कि एग्जैक्टली फ्लोटिंग टैंकर्स में कितना तेल है या क्या। बिल्कुल, जो आपने बात की कि फ्लोटिंग टैंकर्स जो थे, जब थे वहां पे, देखें, बहुत सारा तेल ईरान का आउटसाइड ऑफ द नेवल ब्लॉकेट भी था। मतलब हम्म। कश्तियां बहुत सारी ऐसी थी जो नेवल ब्लॉकेट के बाहर थी। वो तेल ऑलरेडी बिक रहा था, और जो तेल नहीं बिक पा रहा था वो भी, बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि जो शेडो फ्लीट है वो ट्रांसफर कर रही थी। हम्म। मुझे नहीं पता क्या एग्जैक्टली कितना ट्रांसफर किया या किस किस को ट्रांसफर किया। अभी जो मैं बता सकता हूँ, मैं ये बता सकता हूँ कि इस वक्त ऑफिशियली टैंकर्स जो है वो जा रहे हैं। शैडो फ्लीट जो है वो, ऐसा नहीं है कि शैडो फ्लीट जा रही है, टैंकर्स यहाँ से बाकायदा ईरान के जो फ्लैग्ड कैरियर्स हैं या टैंकर्स हैं, वो गुजर रहे हैं, और ब्लॉकेड को पार करते हुए वो गए हैं। कम से कम 5 टैंकर्स जो थे, उनकी इतला पहले 24 घंटे, जब ब्लॉकेड हटा और जब एमओयू हुआ, तो पहले 24 घंटे के अंदर अंदर कहा जा रहा था कि 5, और टैंकर ट्रैकर्स ने इसको वेरीफाई भी किया है, और ईरानियन ऑफिशियल्स ने भी इसको वेरीफाई किया है कि 5 टैंकर्स जो हैं वो गुजरे हैं। तो अभी जो तेल जा रहा है वो तो बाकायदा ईरान के जो फ्लैग जो टैंकर्स हैं उनके थ्रू जा रहा है। $1.5 बिलियन जो है वो अभी तक कमा चुका है ईरान इन ऑयल सेल्स की मद में, जो पहले दिन और मतलब पहले 24 घंटे में जो हुई। तो आगे देखें, आई थिंक सेल्स जो है वो जारी हैं। बेच रहा है ईरान तेल, हर किसी को बेच रहा है। अब वेवर दे रहा है यूनाइटेड स्टेट्स या नहीं दे रहा, आई एम नॉट अच्छा, श्योर, लेकिन बहरहाल तेल एक तो बिक रहा चीज है। और बताइए। ईरान पहले जो तेल बेच रहा था वो तकरीबन $30-35 पर बैरल कमी के ऊपर बेच रहा था। तो अब जो तेल बेचा जा रहा है, ये रियायत के ऊपर बेचा जा रहा है या फिर बैनुल अक़वामी कीमतों के मुताबिक बेचा जा रहा है? ये बैनुल अक़वामी कीमतों के मुताबिक ही बेचा जा रहा है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा मुल्क है जिसको प्रेफरेंशियल स्टेटस ईरान को लगता है कि दे देना चाहिए, तो बिल्कुल उसके लिए डिस्काउंटेड, या कोई फर्स्ट टाइम बायर है तो उसके लिए मेरे ख्याल में डिस्काउंटेड प्राइस ही होगी। पहली दफा अगर कोई दुकान पे आ रहा है तो उसको सस्ते में ही मिलेगा। तो इसके ऊपर डिपेंड ये करता है कि बायर कौन है या खरीद कौन रहा है, और टर्म्स क्या है खरीदने की। तो अभी फिलहाल जो मुझे पता चल सका है वही पता चल सका है कि मार्केट रेट के ऊपर बेच रहा है ईरान। लेकिन हो सकता है कि कुछ ममालिक को, फॉर एग्जाम्पल चाइना हो, लेकिन चाइना को जंग के दौरान भी इन्होंने मार्केट रेट पे ही बेचा तेल, तो आई डोंट थिंक उनके साथ भी है। लेकिन हो सकता है कि कम रेट पे बेच रहे हो, आई एम नॉट श्योर। अगर कोई नया मुल्क खरीदता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी ऑफिशियल ने बताया कि अगर पाकिस्तान की तरफ से ऑफर आती है तेल खरीदने की, तो उसके ऊपर बिल्कुल जो है वो कम प्राइस के ऊपर ईरान ने वो किया है कि ऑफिशियल्स ने आपस में बात की है कि इनको कम प्राइस में तेल जो है वो दे देना चाहिए। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त में कोई इतलात है कि कोई फर्स्ट टाइम बायर जो है वो उसकी पेशकश ईरान को मौसूल हुई हो? नहीं, मुझे ऐसी कोई इतलात नहीं है। फर्स्ट टाइम बायर कोई ऐसा नहीं है होना। आई थिंक बराबर अगर पाकिस्तान के साथ होता है या फॉर एग्जांपल दूसरों के साथ होता है, तो आई थिंक बराबर में ही हमारे लिए तो फायदा है कि बराबर में बगैर किसी लॉजिस्टिकल इशू के बराबर में ही जो है वो तेल आ जाएगा। अच्छा, अब मिडल ईस्ट के हवाले से ज़रा बताइए
कि पॉलिसीज़ वहाँ पे अब क्या तब्दील हो रही हैं? क्योंकि हमने माजी करीब के अंदर जंग में तो रिटेलिएशन भी देखी, जंग में गुस्सा भी देखा दोनों अतराफ से, तो अब वो गुस्सा किस हद तक ज़ायल होता, हालात मामूल पे आते या फिर तल्खी बरकरार रहती दिखाई देती? देखिए, कुछ ममालिक के साथ हालात मामूल के मुताबिक वापस से आ गए हैं। सऊदी अरब के अंदर जो ईरान के जो चार्ज डी अफेयर्स हैं, वो गए थे। बड़ा बेहतरीन उनका वेलकम हुआ था वहाँ पे। हाजी जो गए थे हज के लिए, उनका बड़ा बेहतरीन वेलकम हुआ था वहाँ पे। बिल्कुल सऊदी अरब के साथ ऐसा लग रहा है कि कोई मसला हुआ ही नहीं कभी। हुँ, कतर के साथ भी रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हो गए हैं, दोबारा रिस्टोर हो गए हैं उसी लेवल पे, क्योंकि आपने देखा कि बहरहाल मुज़ाकरात में भी सालिसी का किरदार कतर ने जो है वो आखिरी मरहलों के अंदर कहीं न कहीं इन्वॉल्व किया पाकिस्तान के साथ-साथ अपने आप को। तो आपको नज़र आ रहा है कि कतर के साथ भी हालात जो है वो सही हो गए हैं। बहरीन, कुवैत और यूएई, इन तीनों का मसला जो है वो है। यूएई का मसला फिर भी अभी कम हुआ है, क्योंकि यूएई ने बहरहाल थोड़ा-सा आई थिंक ईरान के साथ बातचीत करके मसला हल किया है। बहरीन और कुवैत का जो है वो मसला है, था और आई थिंक रहेगा, क्योंकि बहरीन और कुवैत बहरहाल नहीं, जो जो अभी खामोश है, वो ज़ाहिर है अटैक तो नहीं कर रहे। जो बात ईरान नहीं समझा पा रहा था 47 ईयर से, जो डिप्लोमेसी में नहीं समझा पाया, वो 40 दिन के अंदर मिसाइलों से और ड्रोनों से उन्होंने जो है वो मजबूर कर दिया कि अभी इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि हालात बुरे नहीं है, लेकिन बहरहाल आई थिंक इंप्रूवमेंट की तरफ जाने में उनको थोड़ा टाइम लगेगा। ईरान का जो ट्रस्ट है कुवैत और बहरीन के ऊपर, वो इस वक्त रिस्टोर्ड नहीं है। जॉर्डन के ऊपर तो कभी भी ना था, ना उनके साथ जरूरत है, लेकिन बहरीन और कुवैत बहरहाल कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को, अपने रिलेशंस दोबारा ईरान के साथ अच्छे करें, और ऐसी बैक एंड डिप्लोमेसी की अप्रोच की खबर मेरे पास भी आई है। तो देखिए, टाइम लगेगा इसके ऊपर, किसी ईरान डील करता है या किस तरीके से हालात जो है वो ऐसे मुआहदे पे पहुंचते हैं कि उनके साथ रिलेशंस रिस्टोर कर सकें। लेकिन बहरहाल इनका मुझे नहीं लगता कभी भी इशू जो है वो परमानेंटली सॉल्व हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ जॉन और बताइए, इस माहदे के नतीजे के अंदर दोनों अतराफ से गुडविल जेस्चर दिया जाना है बेशतर महाज़ों के ऊपर, लेकिन जैसे कि आप कहते हैं कि अमेरिका के ऊपर हमेशा तकिया नहीं किया जा सकता, और ईरान ने अगर इस बार भी एतबार किया इस चीज़ के बावजूद कि सुप्रीम लीडर की राय कुछ और थी और प्रेसिडेंट की राय कुछ और थी, और उन्होंने कायल किया और बाकिर कालिबाफ साहब ने कायल किया, तो क्या ईरान अपने स्टॉक पाइल्स में मज़ीद इजाफा नहीं करेगा? क्या नए ड्रोन्स नहीं बनाए जाएंगे? क्या अपने दिफाई महाज के ऊपर तैयारी मज़ीद तेज़ नहीं की जाएगी? जो माजी की तैयारी है उसी पे इक्तफा किया जाएगा, या फिर ये तैयारियां बराबर में जारी और सारी रहेंगी? देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की जहां तक बात रहती है, वो तो बन रही थी जंग के दौर में भी और अभी भी बन रही हैं। कमांडर जो मूसवी हैं इनके, उन्होंने ऑलरेडी बयान दे दिया इस चीज के ऊपर कि जंग के दौरान भी चल रही थी प्रोडक्शन, अभी भी चल रही है और बेहतरीन चल रही है। फ्रांस की तरफ से बयान आया, आपको याद होगा, 2 दिन पहले गालिबन जो है वो बयान आया था उनके फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से कि ईरान की कोई भी अगर सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रेजोल्यूशन को अप्रूवल देना है, तो उसमें फ्रांस जो है वो देखेगा कि बैलिस्टिक मिसाइल कितनी है ईरान के पास, और सारी उनकी जितनी भी प्रोग्राम है उसको चेक करेगा। बड़ा सख्त जवाब दिया ईरान ने। बकाई साहब जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने बड़ा सख्त बयान दिया है कि ये तो मामले जो है वो उनकी, खैर यूरोप की तो कोई हैसियत ही नहीं है। वो जिस जिस तरीके से वो बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, 2 दिन अगर कश्तियां फ्रांस के उनकी तरफ से दोबारा आएंगी, करने की कोशिश करें, उनके ऊपर मिसाइल और ड्रोन दाग दिए जाए, तो सब सही हो जाएगा। तो बड़ा आई थिंक सिचुएशन अब चेंज हो चुकी है। जिस हिसाब से ईरान को चलना है, ईरान चलेगा, रिगार्डलेस ऑफ एनी इंटरनेशनल प्रेशर के। उनकी मिसाइलें आप तो डोनाल्ड ट्रंप भी आपने देखा होगा, बयान में कह रहा था कि क्या हुआ अगर उनके पास मिसाइलें हैं, मिसाइलें जो हैं वो तो गिरती हैं, वो इतना नुकसान थोड़ी करती हैं। तो बात सारी ये है कि यार डायनामिक्स चेंज हो गए हैं, जियो पोलिटिकल सिनेरियो चेंज हो चुका है, दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो अब रीशेप हो चुका है। अब ये ईरान वाला ईरान नहीं रहा कि वो सैंक्शंस भी बर्दाश्त करे और अपने सामने से तेल गुजर रहा है तो उसको भी देखता रहे कि उसके उसके टैंकर जो है वो छुप छुप के जा रहे हैं, तो दुनिया जो आगे खरीदो फरोख्त कर रही है। अब वो टाइम चला गया है। आई थिंक बिल्कुल ईरान इसके अंदर अपनी कैपेसिटी जो है वो जारी रखेगा। किसी किसी ना बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की कोई बात हुई है इसके ऊपर, ना बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर बात होगी, अकॉर्डिंग टू व्हाट वी सी इन द एमओयू, और ईरान ने भी यही कह दिया है। और मेरा भी ख्याल यही है कि अब इसके ऊपर दुनिया क्या ही कर सकती है, ईरान को जो करना है वो तो करते रहेंगे। अच्छा, क्या ये मुमकिनात में से है कि ईरान दिफाई एतबार से हूती, हमास, लबनान के अंदर हिजबुल्ला या इराक के अंदर जो ग्रुप्स हैं उनकी पुष्ट पनाही करना छोड़ दे और उनको फेवर करना छोड़ दे? क्या ये मुमकिनात में से है?
देखिए, अगर मुमकिन होता तो डील बहुत पहले हो चुकी होती। अभी डील रुकी हुई क्यों है? सवालिया निशान ये है कि डील रुकी हुई क्यों है? ईरान क्यों अभी तक बात करने नहीं गया? और वो उसकी वजह सिर्फ एक है, उसकी वजह है हिजबुल्ला। हिजबुल्ला के ऊपर क्योंकि जाहिर है लबनान के अंदर अटैक्स चल रहे हैं, तो ईरान तो नहीं उनको अबैंडन करेगा, लबनान को तो अबैंडन नहीं करेगा, ईरानियों का कहना है। और नजर भी यही आ रहा है कि अबैंडन नहीं किया। ईरान चाहता तो बहुत पहले डील बना लेता, फाइनल डील अभी तक हो चुकी होती अगर ईरान बोल दे। और आज भी ईरान क्यों सफर कर रहा है? मतलब इतने सालों ईरान ने क्यों सफर किया? इसीलिए सफर किया ना, क्योंकि वो जो रेजिस्टेंस फोर्सेज है उनको सपोर्ट कर रहे थे। अगर ईरान बोल देता कि नहीं जी ठीक है, हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे, तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, सब बैठ जाते हैं खामोशी से और सब कहते हैं कि जी ठीक है। इसराइल के खिलाफ भी बोल रहा होता ईरान तो कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि प्रैक्टिकल सपोर्ट नहीं दे रहा होता ईरान। तो हम्म। अभी जब इतने 47 साल में ईरान ने नहीं छोड़ा इनका साथ, तो अभी कैसे छोड़ देगा? मुझे 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 इस चीज का समझ में नहीं आता। और अभी भी ईरान जो रुका हुआ है वो हिजबुल्ला की वजह से और लबनान की वजह से रुका हुआ है। तो आगे भी आई थिंक सपोर्ट जो है वो जारी रहेगा। और इन्होंने कह दिया है, ऐसा भी नहीं है कि डिप्लोमेटिकली कुछ और कह रहे हो और कर कुछ और रहे हो। इन्होंने कह दिया है कि हम सपोर्ट नहीं छोड़ेंगे मजामती गिरोह का। तो उसके ऊपर भी कोई सवाल नहीं है। आप ये इंटरव्यू मेरा चल रहा है, आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा। इंशाल्लाह डील अगर होती है तो देख लेंगे कि उनके बगैर होती है, उनके साथ होती है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, क्या इन 60 दिनों में कोई नए दिफाई मुआहिदे ईरान की तरफ से होते दिखाई देते हैं या नहीं? जी बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि रशिया और चाइना के साथ दिफाई मुआहदे जो हैं वो बढ़ जाएंगे इन्हीं 60 दिनों को। देखें, इस 60 दिन की विंडो को मुल्क जो है वो बड़ा आई थिंक स्ट्रेटेजिकली यूज करेंगे। जिन हम्म। जिन ममालिक की तेल का मसला है वो इन्हीं 60 दिनों के अंदर अपना तेल ऑर्डर करेंगे और मंगवा भी लेंगे। जिन जिन ममालिक को जो डिफेंस रिलेटेड जो भी डिलीवरीज देनी है, और आई थिंक अभी मुआहदा हुआ है रशिया के साथ किसी मिलिट्री इक्विपमेंट का। आई एम नॉट श्योर किस चीज का हुआ है एग्जैक्टली, लेकिन बहरहाल हेलीकॉप्टर्स का शायद मुआहदा हुआ है। और आई थिंक मुआहदे जो है वो हर मुल्क करेगा ताकि ये जो 60 दिन की विंडो है उसको यूटिलाइज किया जा सके, उसका फायदा उठा के ईरान के साथ जितने मामला हैं उनको हल किया जा सके। तो बिल्कुल मुझे तो नजर आता है, आ रहा है 60 दिन में ज्यादा चांसेस है मैं कहूंगा किसी भी जो रीजनल मुआहदे या बायलैटरल मुआहदे हैं उनके होने की। और क्योंकि अकॉम्प्लिशमेंट का चांसेस सबसे ज्यादा है इस वक्त 60 दिन में। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल, जो मशरक़ वस्ता के ममालिक हैं उनकी डिफेंस रीअलाइनमेंट इन 60 दिनों में क्या होती देखते हैं? अल्लाह मालिक है। मैं अल्लाह मालिक है इसमें। तो अब तो समझ जाना चाहिए इनको कि भाई मतलब अमेरिका के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते आप। वो जो बेसिस के ऊपर जो डिफेंस सिस्टम लगाए हुए थे वो आपके लिए थोड़ी लगाए हुए थे, वो तो इसराइल के लिए लगाए हुए थे। तो अब तो इनको समझ में आ जाना चाहिए अरब ममालिक को कि ये अमेरिका जो है उसका अपने बेसिस रखना अपने मुल्क में ये लाइबिलिटी है, ये एसेट तो नहीं है। तो मुझे ये नजर आ रहा है कि यहाँ से अमेरिका बिल्कुल एग्जिट करेगा डेफिनेटली। अभी करे या बाद में करे आई डोंट नो, लेकिन मुझे ये नजर आ रहा है कि ये अरब ममालिक अभी तक समझ चुके हैं कि अमेरिका के होने का कोई फायदा नहीं है। और आहिस्ता हम्म। आहिस्ता अमेरिका जो है वो अपनी फोर्सेस निकालेगा यहाँ से, क्योंकि अरब ममालिक जो है वो कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे। और बेहतरी इसके अंदर इससे अच्छी क्या हो सकती है कि फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान उस स्पेस को ले ले या वैक्यूम को ले ले, हम्म। या कोई ऐसा मुल्क ले ले, या कोई रीजनल एक सिक्योरिटी अलायंस हमारी बन जाए जिसके अंदर मुसलमान ममालिक एक साथ हों। तो क्या ही अच्छा हो इससे कि सारे ही मुसलमान ममालिक एक साथ हों और अमेरिका जो है इस खत्ते से चला जाए। लेकिन आई डोंट नो ये पॉसिबिलिटी नियर फ्यूचर में कितनी जल्दी है। 5 साल तो मुस्तकबिल मेरे ख्याल में करीब लगेंगे ही में ये लगेंगे अगर अमेरिका मुमकिनात में को। से कितना दिखाई देता है, ये एक अहम सवाल है। और ये भी मुमकिन है कि तमाम मुस्लिम ममालिक एक ही सफ़ के अंदर खड़े हों और अमेरिका इस खत्ते से इनखला कर रहा हो। बहुत शुक्रिया जॉन हुसैन इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, पॉडकास्ट का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी किसी और एपिसोड और मेहमान के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।